का अफवाह तंत्र, अरब सागर के अफवाह तंत्र से पूर्व के बाद में हमने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र देखा। बंगाल की खाड़ी में हमने चंबल का अफवाह तंत्र देख लिया था। इसके बाद में शेष बचा हुआ अफवाह तंत्र हम आगे अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सीधी 3 नदियां हैं जो यमुना में जाकर मिलती हैं। 3 नदियों में से एक हमने पढ़ ली है जिसका नाम है, कौन सी नदी है यह? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। अब हमारे पास दूसरी नदी है, उसका नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद में यह नदी जयपुर, बैराट की पहाड़ी हमने पढ़ी थी, कहां पर है? जयपुर से यह नदी आगे बढ़ती है दौसा से यह नदी आगे बढ़ती है भरतपुर, और भरतपुर से आगे यह फतेहाबाद, आगरा के निकट में किसमें मिल जाती है? यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो आगरा के निकट यह किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। राज्य में 3 जिलों में बहा हुआ है इसका जयपुर के बाद में है दौसा, और दौसा के बाद में है भरतपुर। 3 जिलों में बहने के बाद में यह यमुना में मिलने वाली दूसरी यमुना की सहायक नदी है। एक हमने पढ़ी थी, हमने सबसे पहले जिस नदी के बारे में अध्ययन किया, यह नदी कौन सी थी हमारे पास में? चंबल नदी। चंबल नदी के बाद में हमने पढ़ी है, कौन सी नदी पढ़ी है? यह बाणगंगा नदी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इस बाणगंगा नदी का उद्गम हम कहां से देख रहे हैं? बैराट की पहाड़ियां कौन सी है हमारे पास? बैराट की पहाड़ियां। और ये बैराट की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर जिले में। तो बैराट की पहाड़ियां जयपुर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। यह जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहने के बाद में यह यमुना में सीधी मिलने वाली दूसरी नदी है। चंबल के बाद में यह दूसरी नदी है। बाणगंगा देखें लगभग 380 किलोमीटर राजस्थान इसका बहाव क्षेत्र है। वर्तमान में बहुत सारे अधिक एनीकट बना देने के कारण इसका जल है वो यमुना तक नहीं पहुंच पाता, यमुना से पूर्व में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए इसे रुंडित या खंडित नदी कहा जाता है। तो इस नदी, इसे अर्जुन की गंगा, इसे ताला नदी, या इसे रुंडित या खंडित नदी भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। अर्जुन की गंगा, ताला, रुंडित या खंडित नदी भी कहा जाता है। दूसरी चीज देखें, इस नदी पर 2 बांध बनाए गए। एक जयपुर में जिस बांध का निर्माण किया गया है वह जमवा रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है यह? जमवा रामगढ़ बांध है। और भरतपुर पर इस पर अजान बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? अजान बांध बनाया गया। तो इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, एक जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में और दूसरा भरतपुर बांध अजान बांध भरतपुर में। इस भरतपुर में यह केवलादेव घना पक्षी विहार में क्या हो जाती है? नदी लुप्त हो जाती है। यह नदी इसके आगे दिखाई नहीं देती। केवलादेव घना पक्षी विहार में यह लुप्त हो जाती है। और इसी अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार को क्या उपलब्ध होता है? जल उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार इस नदी का बहाव क्षेत्र देखें, जयपुर, दौसा, भरतपुर। इंपोर्टेंस देखें, इसके नाम अर्जुन की गंगा, ताला, रुंडित या खंडित नदी, उद्गम बैराट की पहाड़ियों से, इसी के किनारे बैराट सभ्यता स्थित है। सभ्यताओं की चर्चा हम अभी एक साथ सभी नदियों के किनारे सभ्यताओं की चर्चा एक साथ करेंगे। बैराट सभ्यता स्थित है, बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है और इस पर 2 बांध बने हुए हैं, जमवा रामगढ़ जयपुर में, इसे ही रामगढ़ बांध कहते हैं। बिसलपुर बांध बनने से पहले, बिसलपुर बांध बनास नदी पर हमने जो पढ़ा था, जिससे जयपुर, अजमेर व टोंक जिले को पेयजल उपलब्ध होता है, जो राज्य का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अभी वर्तमान में जयपुर को जल बिसलपुर से भी उपलब्ध होता है। जमवा रामगढ़ पूर्व में जमवा रामगढ़ पर ही आश्रित था जयपुर शहर, तो जमवा रामगढ़ बांध या इसे रामगढ़ बांध भी कहा जाता है। यहाँ पर जमवा रामगढ़ अभयारण्य भी स्थित है। इसी प्रकार यह केवलादेव घना पक्षी विहार से भी गुजरती है, यहीं पर लुप्त होती है, और अजान बांध से इसे जल उपलब्ध होता है। अजान बांध को अतिरिक्त जल है वो पांचना बांध, हम आगे पढ़ेंगे, करौली में बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ राज्य का सबसे बड़ा पांचना बांध से उपलब्ध होता है। अतिरिक्त जल यहाँ पर किससे उपलब्ध होता है? पांचना बांध से उपलब्ध होता है। तो यह इस नदी की विशेषताएं थी। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट नदी है जो सीधी यमुना में मिलती है, वह नदी है गंभीर नदी। एक नदी हमने पहले पढ़ी थी, गंभीरी नदी, जिसका उद्गम जावद मध्य प्रदेश से होता है और बेड़च की सहायक नदी थी। बेड़च या आयर जिसे कहते हैं, उसी की सहायक नदी थी गंभीरी नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ा से प्रवेश करके चित्तौड़गढ़ के किले के निकट किसमें मिल जाती है? बेड़च में मिलती है, वो गंभीरी है। और ये कौन सी नदी है? अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वह नदी है गंभीर नदी। तो सेकंड नदी है यहाँ, थर्ड नदी है यहाँ पर सीधी यमुना में मिलने वाली गंभीर नदी। इस नदी का उद्गम करौली से होता है, करौली के चांदन गांव से होता है। कहां से होता है? चांदन गांव करौली से होता है। यह लिखा हुआ मिले आपको, श्री महावीर जी,
श्री महावीर जी करौली से इसका उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम भद्रावती नदी के रूप में होता है। किस नदी के रूप में होता है? भद्रावती नदी के रूप में उद्गम होता है। इसमें भद्रावती में भैसावर, ऊटा, माजम और बरखेड़ा, भद्रावती हमने सहायक नदियों में पढ़ी थी, भद्रावती नदी के रूप में उद्गम होता है। भद्रावती नदी में भैसावर या भैसावट, भैसावर, नेक्स्ट है माजम, बरखेड़ा व ऊटा, यह 5 नदियां आकर मिलती हैं और इन 5 नदियों को मिलाकर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है पांचना बांध। कौन सा बांध है यह? पांचना बांध। पांचना बांध कहां पर है? करौली में। मिट्टी से बना हुआ राज्य का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध 5 नदियों से मिलकर बनाया। और आगे यह नदी गंभीर नदी के नाम से जानी जाती है, जो करौली और धौलपुर में बहने के बाद मैनपुरी में यमुना से मिल जाती है। यूपी मैनपुरी में किससे मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार 3 नदियां बाणगंगा, गंभीर और चंबल सीधी यमुना में मिलने वाली नदियां हैं। गंभीर नदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका उद्गम करौली से होता है, करौली के बाद में थोड़ा सा भाग इसका भरतपुर में जाता है और फिर ये यूपी में जाती है और वापस धौलपुर में आती है और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वापस यूपी में निकल के यह मैनपुरी में कहां मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये हमारे पास तीसरी नदी थी। इस पर इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी सहायक नदियों के बारे में हमसे पूछा जाता है, क्योंकि इस सहायक नदियों से मिलकर कौन सा बांध बना हुआ? पांचना बांध बना हुआ है। इसी नदी में एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है पार्वती सेकंड। करौली से निकलकर इस नदी में आकर मिलती है, गंभीर नदी में, इसका नाम है पार्वती सेकंड। पार्वती, हमने मुख्य पार्वती के बारे में तो पढ़ा था जिसका उद्गम सीहोर से होता है और पालिया गांव में कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है, वो पार्वती थी। यह पार्वती सेकंड की बात करते हैं जो किसकी सहायक नदी है? गंभीर की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की इन 3 नदियों की, जिसमें हमने पढ़ा था चंबल का अपवाह तंत्र, चंबल के अपवाह तंत्र के बाद में हमने पढ़ा गंभीर नदी का अपवाह तंत्र और बाणगंगा नदी का अपवाह तंत्र। इस प्रकार यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र था। एक हमने पढ़ा था अरब सागर का अपवाह तंत्र, दूसरा पढ़ा हमने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बाद में हमारे पास बचा हुआ आंतरिक अपवाह तंत्र। सामान्य हमने पढ़ा था कि आंतरिक अपवाह तंत्र राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्योंकि राज्य में वर्षा है वो 57 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ पर नदियां अपनी मुख्य रूप तो नहीं ले पाती हैं। कुछ दूरी तक बहने के बाद क्या हो जाती है? वर्षा के दिनों में समाप्त हो जाती है। वर्षा के दिनों में ही कुछ समय तक दिखाई देती हैं और उसके बाद समाप्त हो जाती है। इसीलिए इनको वर्षाकालीन नदियां भी कह सकते हैं। और इन्हें ये नदियां सामान्यतः कम जल की मात्रा होने के कारण स्थानीय लोग इन्हें रेला के नाम से भी जानते हैं। तो आंतरिक नदियां मुख्य नहीं है, कुछ नदियां जिनमें जल दिखाई देता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें मुख्य नदी है हमारे पास, उस नदी का नाम है आंतरिक अपवाह की नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी। अब हम कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं? राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र तो हमने पहले ही समझ लिया था। आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जिन नदियों का जल किसी खाड़ी, सागर या महासागर तक नहीं पहुंचता है, ये अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही किसी झीलों में लुप्त हो जाती है, किसी झील या स्थानीय भागों में ही लुप्त हो जाती है, उसे कौन से कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। बीकानेर ऐसा अपवाह तंत्र है जो पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र वाला संभाग है। तो हम देखेंगे, अब आगे चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। सबसे बड़ी नदी है आंतरिक अपवाह की, कौन सी नदी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी की विशेषताओं के बारे में देखें तो ये इसका उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय की तीसरी श्रेणी, जो श्रेणी का नाम है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी में श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कालका जिला कौन सा है? कालका, और हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद में यह भटनेर दुर्ग भी कहां पर है? हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग के पास में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। राज्य में इसका प्रवेश हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से होता है। तहसील कौन सी? यहाँ पर टिब्बी तहसील से प्रवेश होता है। और यहीं पर एक झील है, प्रवेश होते ही झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील से इसमें प्रवेश होता है। झील तलवाड़ा झील में प्रवेश होता है, तहसील टिब्बी है और भटनेर दुर्ग के पास में लुप्त हो जाती है। जब कभी अधिक जल होता है कि भटनेर से होते हुए श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान के कहां तक पहुंच जाती है? फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में से क्या कहते हैं? हकरा नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 370 किलोमीटर है और राज्य में 70 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र में। सामान्यतः इनकी
आंतरिक अपवाह की नदियों का लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती, क्योंकि स्पष्ट लंबाई बताना संभव नहीं, कहां पर लुप्त होती है दिखता नहीं है। उद्गम में भी विवाद रहता है, क्योंकि ये छोटे छोटे नालों के रूप में ये उद्गम होती है। तो हमसे पूछा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पूछी जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं राज्य की एकमात्र नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, हिमालय से होता है। हिमालय में अगर यदि हमारे महान हिमालय या मध्य हिमालय से यदि इसका उद्गम होता तो शायद यह हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण नदी होती, क्योंकि यह वर्ष भर बहने वाली नदी होती और यह हमारे लिए इस मरुस्थल के लिए वरदान साबित होती। लेकिन यह अरावली के समान हमारे शिवालिक पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और ऊपर से इसके हमारे राज्य से पूर्व में जो राज्य हरियाणा है, इसने इस पर एक झील का निर्माण किया है, ओटू झील का निर्माण कर दिया है। इस पर एक झील बनाई है हरियाणा ने। कौन सी झील बनाई है? ओटू झील का निर्माण किया है। और इसी झील के कारण इस नदी में जल अब नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इस नदी को हम क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी कहते हैं। इसी नदी को स्थानीय लोग नाली कहते हैं, क्योंकि शुष्क पेठा है, क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। पाकिस्तान में हमने भी देखा क्या कहते हैं? इसको हकरा नदी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे सोतर नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी को प्राचीन काल की सरस्वती नदी भी कहा जाता है और इसी को ही दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। तो यह इस नदी के अनेक उपनाम है, मृत नदी, नाली, हकरा, सोतर, सरस्वती और दृश्यवती नदी। एक हमने पढ़ी थी द्रव्यवती नदी, जो पूर्व में आमीन शाह नाले के नाम से जानी जाती थी, जयपुर शहर के मध्य से होकर गुजरती वो नदी है द्रव्यवती नदी। और ये कौन सी नदी है? दृश्यवती नदी। तो इस प्रकार हमने इसके उपनाम भी देखे। इस नदी के किनारे रंगमहल व कालीबंगा सभ्यता स्थित है। किस नदी के किनारे? हमारी घग्गर नदी के किनारे रंगमहल व कालीबंगा सभ्यता स्थित है। यह आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि यह पाकिस्तान तक जाती है, इसीलिए राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। कौन सी नदी है? अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्योंकि दो देशों के बीच होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और राज्य की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इसका प्रवेश राज्य की कहां होता है? उत्तर में होता है। दिशाओं को लेकर पूछ ले, इसका प्रवेश राज्य की कहां से होता है? उत्तर में होता है, एकमात्र हिमालय से निकलने वाली नदी। तो इस प्रकार यह प्रमुख विशेषता थी हमारी कौन सी नदी को लेकर? घग्गर नदी को लेकर। इसी क्रम में हम आंतरिक अपवाह के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट नदी देखते हैं हम घग्गर नदी के बाद में सेकंड हमारे पास जो नदी है उस नदी का नाम है काकनेय नदी। नदी का नाम काकनेय या काकनी नदी। नदी कौन सी है हमारे पास? काकनेय या काकनी नदी। यह इस नदी का उद्गम जैसलमेर जिले से होता है और जैसलमेर में ही लुप्त हो जाती है। नदी है हमारे पास काकनी, या इसी को कहते हैं काकनेय नदी। इस नदी का उद्गम काकने या काकनी नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम होता है कोटली गांव, कोटली या कोटड़ी गांव से उद्गम होता है जैसलमेर से, और यह भुज झील में आकर विलीन हो जाती है। कौन सी झील है यहाँ पर? भुज झील। भुज झील में आकर विलीन हो जाती है। इसका किलोमीटर मात्र 17 किलोमीटर, ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, मुख्य नदियों में सबसे छोटी नदी है। मात्र 17 किलोमीटर बहाव क्षेत्र है और स्थानीय लोग इसे मसूरदी नदी के नाम से पुकारते हैं। स्थानीय लोग इस नदी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमने नदी कौन सी पढ़ी? काकनी या काकनेय नदी पढ़ी। नेक्स्ट नदियों में हम बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट इंपोर्टेंट नदी है कांतली नदी। नदी है कांतली नदी। इस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर जिले। सीकर जिले में हमने पढ़ा था, कौन सी पहाड़ियां पढ़ी थी हमने? खंडेला की पहाड़ियां। इन खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है नदी का नाम है कांतली नदी। नदी कौन सी है? कांतली नदी। यह नदी देखिए सीकर में बहने के बाद में झुंझुनू के मध्य से बहती है। किस जिले के मध्य से बहती है? झुंझुनू जिले के मध्य से बहती है और चूरू की सीमा आने से पूर्व यह समाप्त हो जाती है। तो दो जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है, सीकर व झुंझुनू। झुंझुनू जिले के मध्य से होकर गुजरती है और चूरू की सीमा से पहले एक गांव आता है मंडरेला गांव। कौन सा गांव है? मंडरेला गांव में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। दो जिलों में बहती है, सीकर व झुंझुनू। थोड़ी आगे बढ़ती तो शायद चूरू में भी नदी होती। हम पढ़ते हैं कि दो जिलों में नदी नहीं है, बीकानेर व चूरू। तो यदि यहाँ नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती तो किस जिले में भी होती? चूरू जिले में भी होती, लेकिन चूरू की सीमा से पहले झुंझुनू में मंडरेला गांव में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। नदी कौन सी है? यह नदी कांतली नदी। नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से। इस नदी के किनारे सीकर में इसे हम क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं, जबकि झुंझुनू में इसे हमने क्या कहा था? अहिरवटी। यहाँ पर प्राचीन काल की सभ्यताएं भी स्थित है। देखिए हम सीकर जिले में इसके किनारे जो सभ्यता स्थित है जिसको कहते हैं गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। जबकि झुंझुनू जिले में इसके किनारे सुनारी
सभ्यता स्थित है। तो सभ्यता भी देख ली हमने, झुन्नू के किनारे कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता है। जब की सीकर में कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। तो हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक साथ हम सभी सभ्यताओं को लिखकर देख लेंगे। अंत में हम जब नदियां खत्म करेंगे तो हम इनकी सारी सभ्यताएं एक तरफ और एक तरफ नदियों के बारे में भी देख लेंगे। तो अभी हमने कौन सी नदी देखी, हमने यहाँ कांतली नदी देखी। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, इंपोर्टेंट नदी है वो हमारे पास रूपारेल नदी। नदी कौन सी है हमारे पास, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी हमने देखा था यहाँ पर पहाड़ियां हैं, उदयनाथ की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर हमने पढ़ी थी, अलवर में। अलवर में एक नदी का उद्गम होता है और इस नदी का नाम है रूपारेल नदी। अलवर से उद्गारित होकर कुशलपुर गांव है, कहां का, भरतपुर का कुशलपुर गांव में यह लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है यह, कुशलपुर, कुशलपुर गांव भरतपुर में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। नदी का नाम क्या है, रूपारेल। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि भरतपुर को बहुत अधिक जल उपलब्ध करवाती है। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर को बचाने के लिए इस पर मोती सागर झील बनाई, या मोती सागर झील या मोती झील बनाई है। इस पर कौन सी झील बनाई है, मोती झील, या इसको मोती सागर कहते हैं, बनाई है। दूसरा, इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सिकरी बांध। कौन सा बांध है, सिकरी बांध। इस सिकरी बांध से ही भरतपुर किले के चारों ओर जो खाई है उसको जल उपलब्ध कराया जाता है। इन्हीं मोती झील से ही सुजान गंगा नहर को क्या उपलब्ध होता है, जल उपलब्ध होता है। इसीलिए इसे मोती झील या रूपारेल को हम क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो मोती झील किस शहर को बचाने के लिए, भरतपुर शहर को बचाने के लिए इसको सूरजमल द्वारा इसका निर्माण किया, महाराजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसी पर ही, इस नदी पर ही सिकरी बांध बनाया गया है, जिससे भरतपुर के दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसमें जल उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर दो हमारे लिए बांध इंपोर्टेंट हो गए, सिकरी बांध और मोती झील। इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुकुंद नदी या कुंद नदी। इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कुंद नदी, या फिर इसी को कहते हैं कुकुंद नदी। इस कुकुंद नदी और रूपारेल नदी के संगम पर ही बंद बारेठा बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है, बंद बारेठा। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन बांध हो गए हमारे पास, सिकरी बांध, मोती झील व बंद बारेठा। बंद बारेठा है वो जहाजनुमा आकृति का बना हुआ बांध है। और इस कुंद नदी या कुकुंद नदी पर ही एक जलप्रपात है जिसका नाम है दीर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, दीर जलप्रपात। तो दीर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कुंद या कुकुंद नदी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि दीर जलप्रपात में जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अभी तक हमने जलप्रपातों की बात की और मुख्य जलप्रपात हम पढ़ चुके हैं सभी। एक हमने पढ़ा था चुलिया जलप्रपात, अभी अंत में हमने सभी चार्ट बनाकर देख लेंगे। एक हमने देखा था सबसे पहला चुलिया जलप्रपात, जो चंबल नदी व ब्राह्मणी नदी दोनों नदियों के मिलने के बाद में तेजी से जल ऊपर गिरता है और राज्य का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा था, चुलिया जलप्रपात। कहां पर था, चित्तौड़गढ़ में। दूसरा हमने देखा था भीमलत जलप्रपात, मांगली नदी पर बना हुआ जलप्रपात। मेज की सहायक नदी मांगली नदी पर बना हुआ भीमलत जलप्रपात, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य में सीमा बनाता है, भीमलत जलप्रपात। तीसरा हमने देखा था मेनाल जलप्रपात, भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर बना हुआ मेनाल जलप्रपात। और चौथा हमने देखा है दीर जलप्रपात। यह राज्य के मुख्य क्या है, जलप्रपात है। इसके अलावा दो मुख्य झरने हैं, अरना झरना, यह जोधपुर में है, ठीक है, कोई नदी नहीं है। अरना झरना कहां पर है, जोधपुर में। इसी प्रकार एक अजमेर के सुभाष उद्यान में चश्मा-ए-नूर, जिसको पहले दौलत-ए-बाग कहा जाता था सुभाष उद्यान को, इसमें एक झरना स्थित है चश्मा-ए-नूर। यह झरना कहां पर है, सुभाष उद्यान में। तो दो मुख्य झरने हैं राज्य के और चार प्रमुख जलप्रपात हैं। तो हम इसके आगे चार्ट के द्वारा आगे देख लेंगे। तो इस प्रकार हमने कौन सी नदी देखी, यह रूपारेल नदी मुख्य नदी है, क्योंकि भरतपुर की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। और आपको देख भी क्या हुआ, क्यों कहा जाता है, सिकरी बांध बना हुआ है इस पर, बंद बारेठा से संबंधित है, मोती झील इससे संबंधित है। तो निश्चित है कि भरतपुर जिले को जल उपलब्ध करवाती होगी, इसीलिए इसको भरतपुर जिले की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। उद्गम कहां से होता है, उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है और कुशलपुर गांव में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हमने रूपारेल नदी का अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारे पास नदी आती है, वह नदी है हमारे पास साहबी या साबी। नदी का नाम है साबी। नदी कौन सी है, यह है साबी, या इसी को कहा जाता है साहबी। एक हमने पढ़ी थी सागी,
या फिर इसको कहा था संगाई, वह नदी थी और यह अलवर जिले के मध्य से होकर गुजरती। कौन से जिले के मध्य से होकर गुजरती? अलवर जिले के मध्य से होकर गुजरती, इसलिए अलवर की जीवन रेखा है। और पटौदी हरियाणा में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कहां पर लुप्त हो जाती है? हरियाणा में जाकर क्या हो जाती है? यह लुप्त हो जाती है। अलवर जिले की जीवन रेखा अलवर जिले के मध्य से होकर गुजरती है। नदी का नाम क्या है? साबी या साहबी नदी है। इसी के किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। जयपुर में कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता स्थित है। किस नदी के किनारे? साबी या साबी, क्योंकि अधिकांश सभ्यताएं सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आपको हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से मिलाकर प्रश्न पूछ ले नदियां और सभ्यताओं का, तो आपको ध्यान रखना हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में भी चर्चा की थी, कौन सी नदी के कौन सी किनारे। यदि अब लास्ट में हम इसको एक चार्ट के द्वारा और अधिक बेहतर देख लेंगे। तो इस प्रकार हमने मुख्य नदियों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा घग्गर नदी के बारे में, हमने पढ़ा काकनी या काकनाई नदी के बारे में, हमने पढ़ा कांदली नदी के बारे में, हमने पढ़ा रूपारेल नदी के बारे में, हमने मुख्य नदी साबी या साकनी के बारे में पढ़ा। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम होता है और वो सांभर झील में आकर विलीन हो जाती है। सांभर देखिए, नागौर की पहाड़ियां, एक तरफ मेरवाड़ा यानी अजमेर की पहाड़ियां और एक तरफ जयपुर की पहाड़ियों के मध्य में, यानी तीन जिलों अजमेर नागौर के बीच में स्थित सांभर बेसिन है। यह सांभर बेसिन आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी बेसिन है, जिसमें आकर चारों ओर के नाले नदियां के रूप में इसमें आकर मिलते हैं, जिसमें कुछ मुख्य हैं। मुख्य में बात करें तो एक है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? किशनगढ़ अजमेर से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है और यह नदी अजमेर से होती है किसमें मिल जाती है? सांभर झील में विलीन हो जाती है। नदी है रूपनगढ़। नेक्स्ट नदी देखते हैं मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है और मेंथा नदी भी किसमें आकर विलीन हो जाती है? सांभर झील में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है खंडेला नदी। यह खंडेला नदी भी खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गत होती है और इसमें आकर मिल जाती है। और एक खारी नदी है जो जयपुर की पहाड़ियों से उद्गारित होती है और सांभर झील में आकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह राज्य की मुख्य नदियां हैं जो कौन से अफवाह रखती है? आंतरिक अफवाह रखती है। आंतरिक अफवाह में मुख्य रूप से जो नदियों के बारे में पूछा जाता है, या तो ऐसा प्रश्न पूछ ले इनमें से कौन से सांभर में आकर मिलती है, नहीं तो चार याद रखनी है। आप निश्चित प्रश्न सोल्व कर देंगे, खंडेला, मेंथा, खारी और रूपनगढ़। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछा जाता तो हमें घग्गर की विशेषताओं को लेकर पूछ ले, हमें काकने को लेकर पूछ ले, कांदली को लेकर पूछ ले, रूपारेल को लेकर पूछ ले, या साहबी या साबी को लेकर पूछ ले, या ऐसा प्रश्न भी पूछ ले निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है या नहीं। तो इस तरीके के हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी क्रम में कुछ शेष बची हुई विशेषताएं होंगी तो हम उन्हें आगे देखते हैं। तो हम जैसे राजस्थान की अफवाह के बारे में पढ़ रहा था, हमने पढ़ लिया था कि अरब सागर का अफवाह तंत्र हमने पढ़ लिया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ लिया और हमने आंतरिक अफवाह तंत्र पढ़ लिया। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले, नदियों के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा जिला है जहां पर तीनों तरह का अफवाह तंत्र पाया जाता है। आप सोचेंगे कैसा है, चार ऑप्शन है तो आपको निकालने में दिक्कत हो, लेकिन आपने इतनी नदियां अगर पढ़ रखी है, पहला ही चार्ट समझ रखा है आपने, जो नदियों का हमने बना रखा, तो आसानी से सोल्व करते हैं। अजमेर जिला हमने ऐसा देखा है जहां से निकलने वाली रूपनगढ़ नदी है वो कौन सी? आंतरिक अफवाह की नदी होगी। लूणी नदी कौन सी? अरब सागर की होगी। जबकि हमने एक नदी देखी थी जब हमने खारी और डाई पढ़ी थी, तो डाई नदी हमने पढ़ी थी, त्रिवेणी संगम बनाती है और कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। देखो हमने तीन नदियां हैं वो सीधी कहां से? अजमेर से आ रही है। डाई नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र रखती है, जबकि यहाँ से रूपनगढ़ है वो आंतरिक अफवाह तंत्र लगती है और लूणी कौन सा रखती है? अरब सागर का। तो ऐसा जिला हो गया। इस तरह के प्रश्न या किसी संभाग से मिलाकर प्रश्न पूछ ले तो आप उसको, अगर नदियों का बेसिक चीज आपने पढ़ रखी है तो निश्चित आप ऐसे प्रश्न सोल्व कर देंगे। फिर भी कुछ चीजें हैं तो हम इन्हें एक साथ देख लेते हैं। जैसे हम देख ले सबसे पहले नदियों के किनारे सभ्यताएं। ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है लेकिन हमसे भी पूछ ले तो हम देख लेते हैं, हमने नदियां पढ़ी है तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। हम सबसे पहले नदी देख लेते हैं, हमारे पास है बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे, नदी को एक तरफ नदी है और एक तरफ क्या है हमारे पास? सभ्यता है। और आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम? जिला। किस जिले में? यहां हम इसको सोल्व कर रहे हैं। बेड़च नदी के किनारे देखिए सभ्यताएं, हमें तो दो सभ्यताएं मिलती हैं हमें। एक मिलती है आयड़ सभ्यता और दूसरी मिलती है हमें बालाथल सभ्यता। ठीक, और जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं कौन सा जिला है? उदयपुर जिला। दूसरी बात करते हैं हम बेड़च के बाद में, नेक्स्ट नदी की बात करते हैं हम घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे दो सभ्यता है, रंगमहल के बाद में है कालीबंगा, और यह दोनों कहां पर है? उदयपुर जिले में। नेक्स्ट देखते हैं हम घग्गर नदी के बाद में हम देख लेते हैं
हमारे पास है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में देखें हम, कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर। क्रमशः लिख रहा हूं, गणेश्वर, गणेश्वर के बाद में सभ्यता है सुनारी। और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है हमारी? गणेश्वर सभ्यता है वह है सीकर में, जबकि सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में। दोनों ही क्रमशः लिखे हुए हैं दोनों। सुनारी सभ्यता है वो कहां पर है? झुंझुनू जिले में है। इसी प्रकार देखें हम रूपारेल नदी, कौन सी है? रूपारेल। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? नौह सभ्यता। नौह सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में। लोह युगीन सभ्यता है नौह सभ्यता। नौह सभ्यता कहां पर है? ये हमारे पास में भरतपुर में। उसी प्रकार देखें हम रेड सभ्यता है ना। नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? एक रेड सभ्यता है हमारे पास। रेड सभ्यता कहां पर है? यह टोंक जिले में है। इस प्रकार की कुछ मुख्य जो मुझे याद है ये सभ्यताएं और इसके किनारे क्या है? नदियां हैं। इसी प्रकार हमने देखा था बेराट बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता। और जिला कौन सा हो गया ये? जयपुर। तो इस प्रकार कुछ मुख्य नदियों के किनारे स्थित क्या है? ये सभ्यताएं हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें देख लें, यह स्थित नदियों के किनारे स्थित क्या है? सभ्यताएं। नेक्स्ट बात करें हम मुख्य रूप से हमारे पास जलप्रपातों की देख लेते हैं। नदियों की किन नदियों पर स्थित क्या है? जलप्रपात। देखिए जलप्रपातों में हम एक देख लेते हैं हम नेक्स्ट जलप्रपात। जलप्रपात नदी और क्या है? जिला, किस जिले में? सबसे पहले देखा हमने कौन सा जलप्रपात है? चुलिया जलप्रपात। यह राज्य का क्या है? सर्वोच्च, थोड़ा सा ध्यान रखें कौन सा है? सर्वोच्च जलप्रपात है। 18 मीटर या इसको फीट में क्या कहें? 54 फीट। नदी की बात करें तो सामान्यतः हमें कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। लेकिन प्रश्न थोड़ा बड़ा कोई विस्तार से आ जाए, कथन आ जाए तो ब्राह्मणी व बापनी नदी, दोनों नदियां ये मिलती हैं और फिर गिरती हैं, इसलिए चंबल प्लस बापनी या बापनी नदी। और जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन से जिले से? चित्तौड़गढ़ जिले से। नेक्स्ट देखते हैं चुलिया जलप्रपात के बाद में देखते हैं भीमलत जलप्रपात। जलप्रपात कौन सा है? भीमलत जलप्रपात। और भीमलत जलप्रपात है यह कौन सी नदी पर है? तो यह मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। और यह भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ दोनों की सीमा बनाता है, इसलिए दोनों जिले आ जाएंगे, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं भीमलत के बाद में मैनाल जलप्रपात। मैनाल जलप्रपात नदी कौन सी है? मैनाल नदी है। और जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं दीर जलप्रपात। जलप्रपात कौन सा है? दीर जलप्रपात। नदी कौन सी? कुंद या कुमुंद या कुकुंद नदी है। जिला कौन सा है? भरतपुर। दो प्रमुख झरने भी हैं, जिसमें एक झरना है अरना झरना। नाम ही अरना झरना। ये कहां पर है? जोधपुर जिले में। नदी कोई उल्लेख नहीं मिलता है, बरसातकालीन शायद होगा, जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है अरना झरना के बाद में चश्मा-ए-नूर। चश्मा-ए-नूर दौलत बाग जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग उद्यान है, जिसको वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान। चश्मा-ए-नूर झरना ये भी झरना है और यह कहां पर है? सुभाष उद्यान में, अजमेर जिले में। कहां पर है यह? सुभाष उद्यान, जिसे कहते हैं, जिसे पूर्व में कहते थे दौलत बाग। इस प्रकार ये क्या है? मुख्य जलप्रपात स्थित है, कि नदियों पर स्थित है, कि जिलों पर स्थित है। तो इस प्रकार हमने आज राज्य की मुख्य नदियों के बारे में अध्ययन किया। साथ में ही मैंने तुम्हें मुख्य हमने जितने भी नदियों पर बने हुए बांध हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। अब हम जब पढ़ेंगे सिंचाई परियोजना व बहुउद्देशीय परियोजना, तो और भी बांधों की जो विशेषताएं हैं या कुछ और शेष बांध होंगे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमने राज्य के अपवाह तंत्र को देखा, राज्य की नदियों की कुछ विशेषताओं को देखा। लेकिन सामान्यतः जो छोटे एग्जाम्स अगर यदि आप दे रहे हैं, छोटे एग्जाम्स में आपको सहायक नदियां अच्छी तरीके से याद रखनी है।
आप कोई बड़े एग्जाम्स देते हैं तो निश्चित आपसे नदियों की विशेषताएं, नदियों की दिशाएं, किस दिशा से प्रवेश करती है, लगभग मैंने सभी नदियों को मानचित्र में बनाकर भी बता दिया है कि नदियां कौन सी दिशा से किस प्रकार प्रवेश करती हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं एक ही राजस्थान के मैप में सभी नदियां बनाकर बता देता हूं। लगभग फटाफट में नदियों को बनाने की कोशिश करता हूं, आपका अतिरिक्त ज्यादा समय न लेते हुए एक साथ हम नदियों को देख लेते हैं कि राजस्थान की नदियां किस प्रकार चलती हैं। सबसे पहले यदि नदियां पढ़ रहे हैं तो आप राज्य के मध्य में बना हुआ क्या याद रखना है हमको, अरावली। भौतिक विशेषताएं पता है तो नदियां आसान होगा, क्योंकि नदियों क्या अरावली क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है और राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहली नदी हम देखते हैं तो हमने पढ़ी थी लूणी नदी। नदी का नाम था, कौन सी नदी पढ़ी थी हमने, लूणी नदी। लूणी नदी साबरमती व सरस्वती नदी के रूप में, और इस प्रकार यह राज्य की पश्चिम अरावली के समानांतर बहकर कच्छ के रंग में विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में तुम्हें याद रखनी वो नदी थी जोजरी नदी, और इसकी सहायक नदियों में लिलड़ी, मिठड़ी, गुहिया, और सहायक नदी में थी बांडी नदी। बांडी नदी के बाद में जवाई नदी, जवाई की सहायक मंथाई नदी, और फिर सांगी नदी, और फिर सबसे लास्ट में सुकड़ी नदी। इस प्रकार ये हमने पूरा तंत्र किसका पढ़ा था, हमने लूणी नदी का अपवाद तंत्र पढ़ा था। लूणी नदी के बाद में देखें हम जो नदी है हमारे पास में वह है पश्चिमी बनास। नदी कौन सी है हमारे पास, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास और पश्चिम बनास इस प्रकार आकर कच्छ के रंग में विलीन हो जाती है। नदी कौन सी, पश्चिम बनास। इसी प्रकार नदी कौन सी, सुकेल। मुख्य अफीन नदी आती है हमारे पास वाकल नदी के रूप में, इस नदी का उद्गम होता है। वाकल नदी में एक नदी आकर मिलती है, मानसी नदी आकर मिलती है, फिर इसमें आकर मिलती है हमारे पास सेई नदी आकर मिलती है, वैतरेय या वैश्वा नदी आकर मिलती है, फिर इसमें हतमई नदी आकर मिलती है, और यह खिराज नामक स्थान, गुजरात का खिराज नामक स्थान के आगे साबरमती नदी के नाम से जानी जाती है, और यह कच्छ के खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है, विलीन होती है। कौन सी नदी थी, साबरमती। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, हमने नेक्स्ट नदी पढ़ी थी, यहाँ पर पहाड़ियां हैं जो हमारे पास अपमेरु की पहाड़ियां, अपमेरु की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी की अपमेरु की पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील धार जिला मध्य प्रदेश से नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम था माही नदी। राज्य की इस प्रकार यहाँ पर प्रवेश करती है, राज्य उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, पुनः पश्चिम की ओर, पुनः दक्षिण की ओर करों लेते हुए इस प्रकार यह खंभात की खाड़ी में विलीन होती है। कौन सी नदी थी, माही नदी। माही नदी में हमने पढ़ी थी सहायक नदी एराव नदी, पढ़ी जाखम नदी, और फिर पढ़ी हमने सोम नदी। यहाँ से आती मोरैन नदी, यहाँ से आती चाप नदी, यहाँ से आती अनास नदी, और यहाँ से आती है हिरन नदी। और इस प्रकार हमने यहाँ नदी को तंत्र, कौन सा नदी तंत्र पढ़ा था हमने, माही नदी का तंत्र पढ़ा था। तो इस प्रकार ये हमारे पास नदी तंत्र अपवाद तंत्र किसका पैटर्न है, ये हमारे पास अरब सागर का अपवाद तंत्र है। नेक्स्ट हमने बात करी थी, यहीं पर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को कहते हैं विंध्याचल की ही पहाड़ियां हैं, जहां पर जनापाव की पहाड़ियां हैं। मऊ जिला एमपी से एक नदी का उद्गम होता है। अरावली के समान ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, लेकिन पुनः यह दक्षिण की ओर न मुड़कर ये उत्तर की ओर ही बहती है, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद बीच में सीमा बनाते हुए मुरादगंज यूपी में किससे मिल जाती है, या यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम था चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में हमने बात की थी, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, कौन सी नदी पढ़ी थी, पार्वती नदी है। पार्वती नदी के बाद में हमने पढ़ा था कौन सी नदी है, कुनकू नदी है। कुनकू नदी के बाद में पढ़ा था हमने काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। काली सिंध की सहायक नदी हमने पढ़ी थी परवन नदी। परवन नदी के बाद में हमने पढ़ा आहू नदी, निवाज नदी, उजाड़ नदी और चंद्रभागा नदियों के बारे में अध्ययन किया था। इसी प्रकार हमने यहाँ देखा था, इसकी सहायक नदियों में हमने देखी थी, यहाँ पर सहायक नदियों की बात करें, यहाँ पर हमने सहायक नदियां देखी थी। एक फर्स्ट नदी देखी थी, वो यहाँ से नदी थी, वो प्रतापगढ़ से निकलकर यहाँ मिलती है, वो नदी देखी थी हमने। कौन सी नदी, शिवना नदी। शिवना नदी के बाद में यहाँ पर आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद में ओराई नदी और आलनिया नदी। नेक्स्ट नदी देखी थी, वो हमने देखी थी मेज नदी। मेज नदी की सहायक नदी हमने पढ़ी मांगली नदी, जिस पर भीमलत जलप्रपात देखा अभी हमने। इसकी मांगली की भी सहायक नदी है घोड़ा कछाड़, ठीक है। इसके बाद में हमने देखी थी इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस नदी का नाम है, कौन सी नदी है, बनास नदी। नदी कौन सी है, बनास नदी। बनास नदी, और यहाँ से धौलपुर की पहाड़ियों से एक नदी आकर मिलती है, सीत नदी, और हमने यहाँ पर त्रिवेणी संगम पढ़ा था। यहीं पर हमने देखा था इसकी सहायक नदियों में हमने पढ़ा था यहाँ पर बेड़च नदी, यहाँ से एक नदी का मिलती है वो है गंभीरी नदी, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कौन सी नदी, मैनाल नदी पढ़ी। यहाँ से एक नदी आकर मिलती है कोठारी नदी, यहाँ से आकर मिलती है एक नदी जिसका नाम है
खारी नदी, यहाँ से एक नदी आकर मिलती है डाई नदी, और यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम, और यहाँ पर भी ये क्या है, त्रिवेणी संगम है। यहाँ जयपुर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मोरेल नदी। मोरेल नदी की एक सहायक नदी हमने देखी ढूंढ नदी, ढूंढ नदी की सहायक नदी हमने देखी द्रव्यवती नदी। इस प्रकार अपने नदी तंत्र देखा था। कौन सा नदी तंत्र था ये? चंबल का अपवाह तंत्र। चंबल का अपवाह तंत्र लगभग वृक्षाकार अपवाह तंत्र, या कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कैसा अपवाह तंत्र? वृक्षाकार अपवाह तंत्र पाया जाता है। इसी क्रम में अभी हमने देखा था कौन सी पहाड़ी, बाणगंगा कहां से निकलती है? बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। आज हमने देखा था बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी हमने देखा। इस प्रकार यह जयपुर, दौसा और भरतपुर होते हुए आगरा में किससे मिल जाती है? यह यमुना में मिल जाती है। नदी कौन सी? बाणगंगा। इसी प्रकार भी देखा हमने कौन सी नदी? गंभीर नदी। तो गंभीर नदी भी इस प्रकार निकलते हुए किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने यह नदियों का देखा था। ये कौन सी तंत्र था? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र था। नदियों की और विशेषता, और आगे नदियां देखी थी हमने आंतरिक अपवाह की नदियां। आंतरिक अपवाह की नदियों में हमने पढ़ी थी एक नदी आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी इस प्रकार हमने देखा था भटनेर दुर्ग के पास लुप्त हो जाती है, लेकिन ये कभी-कभी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। एक नदी हमने यहाँ पर पढ़ी थी, वो नदी थी हमारे पास काकनेय नदी। काकनेय नदी, और हमने पढ़ा था ये वो झील में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम देखा था, और यह झुंझुनू की सीमा से पूर्व क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसी क्रम में हमने अभी देखा था यहाँ से इन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती सागी, या सागी अलवर जिले से मुख्य रूप से, और पटौदी हरियाणा में लुप्त हो जाती है। इन्हीं नदियों में एक और हमने देखा है, यहाँ पर उदयनाथ की पहाड़ियों से ही उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकलती है, और इधर भरतपुर में आकर लुप्त हो जाती है, रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। और हमने देखी थी इस खंडेला की पहाड़ियों से ही नदी, यहाँ पर हमने देखा सांभर झील है, खंडेला की पहाड़ियों से निकल कर आकर मिलती है नदी। रूपनगढ़ अजमेर की पहाड़ियों से आकर मिलती है, यहाँ मेंथार खंडेला की पहाड़ियों से आकर मिलती है, और जयपुर की पहाड़ियों से खारी नदी है। कौन सी झील थी? सांभर झील। इस प्रकार ये राज्य का क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र। जहाँ देखें ये बीकानेर जिला और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। कौन से जिले में नदी नहीं है? इस बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। जैसलमेर में भी नदी है। तो इस प्रकार दो जिले हो गए जहाँ पर कोई नदी नहीं है। गंगानगर में भी कोई नदी नहीं है, लगभग दिखाई नहीं देती, लेकिन कभी अधिक वर्षा हो जाती है तो झील ये हमारी घग्गर नदी का जल आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यह राज्य का क्या है? अपवाह तंत्र है। धन्यवाद।